हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ACCA एट मॉडर्न स्किल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कंपनी कैसे बनती है, प्रोमोटर्स के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस का लीगल इफेक्ट, आर्टिकल्स का अल्टरेशंस, PSC एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। अगर आपको कंपनी लॉ का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो दिस इज द राइट चैप्टर। हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए कंपनी। ये टॉपिक जो है वो आपका ACCA ग्लोबल लॉ उसके रिलेटेड टॉपिक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज कवर करने वाले हैं। आज के लर्निंग आउटकम्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, प्रोमोटर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोमोटर्स। फिर प्री कंस्ट्रक्शन या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो उनके बारे में समझेंगे क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर्स देखेंगे, पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड किस तरह से इन्फॉर्म होती है, किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स और PSC की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने हैं कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि कंपनी के क्रिएट होने के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी क्या क्या इफेक्ट्स होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल को किस तरह से अल्टर करना है। मेमोरेंडम एक होता है, मेमोरेंडम दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों ये जो है ना एक रूल बुक की तरह है कंपनी के, तो उनको किस तरह से अल्टर कर सकते हैं। एंड कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन है कंपनी के नाम चूज करने के ऊपर, तो वो सारी चीजें आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आई होप यू एंजॉय द सेशंस एंड प्लीज कीप वॉचिंग मॉडर्न स्किल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी बनती कैसे है। तो कंपनी ना एक लीगल पर्सन होती है, लेकिन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। लीगल पर्सन है बट नेचुरली एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि कोई नेचुरल पर्सन नहीं है वो। इसको लीगली क्रिएट किया जाता है थ्रू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आइडिया प्लस प्लानिंग प्लस प्रोमोटर्स का इन्वॉल्व होना, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, देन इनकॉर्पोरेशन होता है उनका, और फिर इस तरह से कंपनी बॉर्न होती है। तो बिजनेस आइडिया होता है, डेवलप होता है, प्रोमोटर्स टेक इनिशिएटिव्स टेक करते हैं, देन प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट होते हैं, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इनकॉर्पोरेशन पे तो कंपनी अभी तक एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रोमोटर्स। देन रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है एंड हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है बाय द रजिस्ट्रार, और इस तरह से कंपनी का एग्जैक्टली जन्म होता है। तो बात करें प्रोमोटर्स कौन होते हैं, सो हु आर द प्रोमोटर्स और हु इज अ प्रोमोटर। तो प्रोमोटर एक ऐसा बंदा है जो ये कंपनी फॉर्म करने के लिए रेडी होता है या कंपनी फॉर्म करता है। अब कंपनी फॉर्म करने के लिए कंपनी खुद तो अपने आप फॉर्म नहीं हो सकती, बिकॉज उसको किसी ना किसी को बनाना पड़ता है। अब कंपनी बनाने का काम कौन करेगा, और वो होता है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर कोई ऑफिशियल सा डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोल है यूएन से। तो प्रोमोटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस आइडिया डेवलप करे, या कंपनी स्टैब्लिश करने के स्टेप्स को अरेंज करे, या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, एंड इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट को भी अरेंज करे, क्योंकि कंपनी से पहले कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा किसी के साथ। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करते हैं, प्रोमोटर्स करते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल बेनिफिशियल ओनर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि तीन फ्रेंड्स है, वो अपनी नई टेक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन से पहले वो प्रोमोटर्स कहलाएंगे, क्योंकि तीनों ने मिलकर ही वो सोचा है टेक स्टार्टअप्स के लिए। तो वो तीनों फ्रेंड्स जो है वो प्रोमोटर्स कहलाएंगे। बात करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ प्रोमोटर्स। ये एक्चुअली उनकी लीगल पोजीशंस क्या है, प्रोमोटर्स क्या कहलाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम का कंसेप्ट है। प्रोमोटर कभी भी एजेंट नहीं होता, और ना ही ट्रस्टी, कोई भी टेक्निकली वो ट्रस्टी भी नहीं है वैसे तो। ना ट्रस्टी है ना एजेंट है, क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिफोर इनकॉर्पोरेशन कंपनी कोई है ही नहीं, लेकिन लॉ उनको ऐसा ट्रीट करता है एज अ फिड्यूशरी पोजीशंस। फिड्यूशरी पोजीशन का मतलब होता है कि प्रोमोटर को गुड फेथ में एक्ट करना है, यानी कि कंपनी के बारे में अच्छे से एक्ट करना है, कि कंपनी के बेनिफिट में बात करना है, कंपनी के बेनिफिट होने के लिए ही उनको काम करना है।
अपना पर्सनल प्रॉफिट या पर्सनल कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होना चाहिए उनको। अब प्रोमोटर्स की क्या क्या ड्यूटीज है? तो प्रोमोटर्स की मेन ड्यूटीज होती है जैसे गुड फेथ में एक्ट करना, जैसे कंपनी के इंटरेस्ट में एक्ट करना, कोई कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए वहां पे, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट को इन्वॉल्व नहीं करना है। कि उनको सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो पर्सनली उनको, प्रोमोटर्स को पर्सनली अगर बेनिफिट हुआ है, बियॉन्ड कंपनी लेवल के बियॉन्ड अगर उनको पर्सनल बेनिफिट हुआ है तो इट्स कॉल्ड सीक्रेट प्रॉफिट। अगर प्रोमोटर से पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। और अगर उनको पर्सनल बेनिफिट हो भी रहा है तो उनको डिस्क्लोज करना है कंपनी को कि मुझे इतना पर्सनल बेनिफिट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग। उसको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सभी मेंबर्स को, सभी शेयरहोल्डर्स को, उनको प्रॉपर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन कि मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ या नहीं हूँ, एवरीथिंग। इसका मतलब ऐसा है कि एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम टाइम आपको याद में रखनी है कि वेन एवर यू सी द प्रोमोटर प्रॉफिट, सिंपल है कि थिंक अबाउट द डिस्क्लोजर्स, आपको डिस्क्लोजर्स करवाना पड़ेगा कि जहां पे प्रोमोटर का प्रॉफिट इन्वॉल्व हुआ मतलब वो पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट वहां पे अलाउड नहीं है। अगर है तो वहां पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एवरीथिंग इन डिटेल। प्रोमोटर्स इज लायबल फॉर एवरीथिंग, तो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी पड़ेगी कंपनी के साथ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी? अगर प्रोमोटर्स अपना काम अच्छे से नहीं करते तो उनको, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो कंपनी के पास ना कुछ रेमेडीज अवेलेबल है। तो क्या क्या रेमेडीज है? जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को काइंडली कैंसिल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सीक्रेट प्रॉफिट जो अगर जो प्रोमोटर ने अगर सीक्रेटली प्रॉफिट लिया होगा, कमाया होगा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट भी रिकवर कर सकती है और एक्स्ट्रा कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है कंपनी प्रोमोटर के पास से। जैसे सपोज की कोई एक प्रोमोटर है जिसने 10 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख में कंपनी को बेच दी, और वो भी विदाउट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि कंपनी से छुपाया हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ वो कंपनी से छुपा हुआ है। अब जैसे कंपनी को पता चलेगा कि आपने ये सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगी कंपनी? वो तो क्या करेगी, एक तो वो प्रॉपर्टी का जो है, जो पूरा सेल है, उसको वो कैंसिल कर सकती है, यानी कि वापस से रिवर्स कर सकती है। अगर वो नहीं करना तो हो सकता है कि कंपनी चाहती है कि चलो बेच दिया ठीक है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का वो रिकवर भी कर सकती है। इसके अलावा कंपनी जो है वो डैमेज क्लेम कर सकती है, कॉम्पेंसेशन डैमेजेस क्लेम कर सकती है प्रोमोटर्स के, आपने बिना इन्फॉर्म किए हमसे ये चीज कैसे कर दी। वो चीज वहां पे प्रोमोटर को नहीं करनी। प्रोमोटर्स को कंपनी के गुड फेथ में एक्ट करना है, यानी कि कंपनी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स? तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कंपनी एग्जिस्ट होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ क्या वो वैलिड है? सवाल है अच्छा है कि अगर कंपनी एग्जिस्ट है ही नहीं तो उससे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जो कि प्रोमोटर्स ने किए होंगे, तो क्या वो प्रोमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड माने जाएंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? तो ट्रेडिशनल रूल बहुत सिंपल है। ट्रेडिशनल रूल ये कहता है कंपनी लायबल नहीं होगी बिकॉज कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कंपनी इज नॉट लायबल बिकॉज वो कंपनी उस टाइम पे थी ही नहीं। लेकिन तो कौन थे? तब प्रोमोटर्स तो थे, दैट मीन्स प्रोमोटर्स आर पर्सनल लायबल फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। पर प्रोमोटर ही अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनली फेस करेगा, ना कोई और। हाँ, कंपनी चाहे तो उसको बाद में अडॉप्ट कर सकती है कि प्रोमोटर्स ने जो किया वो सही किया, ऐसा कंपनी को लगता है। मॉडर्न मॉडर्न रूल के हिसाब से देखें तो मॉडर्न कल्चर में ऐसा होता है कि प्रोमोटर्स ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी उसको बाद में अडॉप्ट कर ली थी, मतलब उसको एक्सेप्ट कर ली थी, और फिर वो कंपनी लायबल मान लेगी। कंपनी अपने आप को लायबल कर लेगी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर वो चाहे तो। अगर कंपनी ने मना कर दिया तो फिर प्रोमोटर खुद ही वो पर्सनल डैमेजेस फेस करेगा। मॉडर्न स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पोजीशंस की बात करूं तो मॉडर्न लॉ ने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है यहाँ पे। अगर क्लियर इंटेंशन हो तो प्रोमोटर पर्सनली लायबल होता है अनलेस कंपनी लेटर अडॉप्ट करे उसको। बाद में अगर कंपनी ने उसको अडॉप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को तो फिर प्रोमोटर विल नॉट बी लायबल, क्योंकि कंपनी अडॉप्ट कर रही है। अगर कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया तो फिर प्रोमोटर विल बी लायबल।
तो सीधा सीधा एग्जाम का अगर फोकस करना है आपको, तो सीधा मतलब ये है कि प्री इनकॉर्पोरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो प्रोमोटर्स की लायबिलिटी पे है, अनलेस अदरवाइज कंपनी ने उसको अडॉप्ट किया हो तो कंपनी लायबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए, लेकिन वो अपने जो शेयर्स है ना वो पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका नाम ही प्राइवेट है, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक का पैसा इन्वॉइस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम दो डायरेक्टर तो चाहिए कम से कम, और पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है, मतलब कंपनी जो है पब्लिक कंपनी वो पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है और उसको इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकती है। पब्लिक कंपनीज के पास ना थोड़ा सा हायर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी, बिकॉज पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकती है। रेगुलेटरी थोड़ी रेगुलेटरी जो बर है, रेगुलेटरी प्रोविजन बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और डिस्क्लोजर ज्यादा होंगे, हायर कंप्लायंस होंगे। लेकिन जब मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, तो शेयर जो है ना वो पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। क्लियर है कि पब्लिक को ऑफर नहीं करना, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट उसके जो प्रोमोटर्स होंगे वही खुद पैसा लेके आएंगे कंपनी में, या तो लोन लेके सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, और छोटे मोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए प्राइवेट कंपनी। ये अगर बड़ा बिजनेस है, एमएनसी है, तो फिर आपको पब्लिक कंपनी में select करना। तो जहां जहां पे आपको देखिए पब्लिक कंपनी है, तो उसके जो कंप्लायंस होंगे ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, रजिस्टर ऑफिस की डिटेल्स एंड डायरेक्टर की डिटेल्स। अब इनके अलावा ना विदाउट दिस द इनकॉर्पोरेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो फिर आपका एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो सकता है। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस या स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कौन लेके आएगा, कितना लेके आएगा, कहाँ से आई है, और कंप्लायंस कौन कौन से होने वाले हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप होने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लीगल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इश्यू करता है ना, रजिस्ट्रार जो एरिया बेस्ड रजिस्ट्रार होता है, यानी कि जो ऑफिसर होता है, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कंपनी की सारी चीजें देख रहा है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, रजिस्ट्रार। तो वो जब सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, तो तब जाके कंपनी का लीगली बॉन्ड हो जाता है, यानी कि कंपनी नाउ इज इनकॉर्पोरेटेड। जैसे उसने सर्टिफिकेट दिया, उस दिन से उस सर्टिफिकेट को कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उस दिन से कंपनी का जन्म हो गया, यानी कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड नाउ। इस डेट के बाद सेपरेट लीगल पर्सनालिटी स्टार्ट हो जाएगी कंपनी के लिए। नाउ कंपनी एंड प्रोमोटर्स विल बी सेपरेट। प्रोमोटर्स पहले एक ही थे, लेकिन अब कंपनी बन गई तो कंपनी की आइडेंटिटी अलग। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये वर्ड आपको याद में रखना है। लिमिटेड लायबिलिटी भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी और प्रोमोटर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। देन कंपनी जो है वो स्यू कर सकती है, या स्यू की शूड हो सकती है, यानी कि कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, बिकॉज लीगली एग्जिस्ट करती है। इवन तो नेचुरल पर्सन नहीं, बट लीगली एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है। स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या सिस्टम। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या सिस्टम्स करवानी है। तो मॉडर्न सिस्टम में ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आपको सब कुछ ऑनलाइन फाइलिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बहुत ही फास्टर कंप्लायंस हो जाएगा, और बहुत ही इनकॉर्पोरेशन जो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में यूजुअली ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इसमें डिटेल्स में याद करने की जरूरत नहीं कि किस तरह से प्रोसेस करना है, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भी ऑनलाइन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, किस तरह से फास्ट कम्युनिकेट हो रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू हो सकते हैं। एंड अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। आपको कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करना जरूरी है। तो कंपनी को कुछ रिकॉर्ड्स जैसे मेंटेन करने, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, कंपलसरी होते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, और चार्जेस का रजिस्टर। अब ये चार्जेस क्या होता है, जैसे हमने कोई लोन ली है, तो लोन के ऊपर हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा,
हमने कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखी होगी और उस गिरवी रखी हुई चीज के लिए हमने लोन लिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिनसे हमने लोन लिया है, अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो वी हैव अ चार्ज। तो उनके लिए उनके वो चार्ज कर सकते हैं हमारी असेट के ऊपर, उसे कहते हैं चार्जेस। तो जो जिन लोगों से हमने लोन लिए उनका हमारी असेट के ऊपर चार्ज है, मतलब उनका हमारी असेट के ऊपर कंट्रोल है। अगर हम उनका पेमेंट नहीं करेंगे, ईएमआई नहीं चुकाएंगे, तो वो हमारी असेट्स को बेच के उनका पैसा रिकवर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड चार्ज या चार्जेस। तो ये चार्ज जो है ना वो जनरली क्रेडिटर्स के पास होता है। जनरली जो लोन प्रोवाइडर होते हैं उनके पास ये चार्ज रहेगा कि कंपनी के एसेट के ऊपर उनका चार्ज रहेगा, जब तक वो लोन पूरी चुकाना था तब तक। एक बार लोन चुका दी फिर उसके बाद कोई चार्जेस नहीं रही, तो चार्जेस को रिमूव किया जाएगा। तो उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी को। डायरेक्टर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, मेंबर्स कौन कौन है, शेयर होल्डर्स कौन कौन है, उनका रजिस्टर मेंटेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रजिस्टर ऑफ पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। अब ये क्या होता है सिग्निफिकेंट कंट्रोल? पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, इसे हम शॉर्ट में पीएससी कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पीएससी या हु आर द पीएससी। बात करते हैं पीएससी की, पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट है ये। पीएससी कौन है? पीएससी ऐसा है जो पर्सन कंपनी पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखता है। सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट या ज्यादा या मेजर कंट्रोल रखता है। अब मेजर कंट्रोल ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है बाय 25% और मोर। मतलब किसी इंसान ने 25% से ज्यादा कंट्रोल किया है, चाहे उसके पास 25% से ज्यादा शेयर्स है कंपनी के, या उसका वोटिंग राइट है, मोर देन 25% का वोटिंग राइट भी है, या उस कंपनी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसके डिसीजंस की वजह से कंपनी चल रही है। मतलब अगर वो डिसीजन दे रहा है तो कंपनी उसके हिसाब से एक्ट कर रही है। तो ये अगर आपको तीन चीजें दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि ही इज द पीएससी यानी कि पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। एक्चुअली ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन ओनरशिप। ओनरशिप की पूरी ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको दिखाता है कि जो भी ओनर है वो 25% से ज्यादा है तो उसे कहेंगे कि पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, कि उसका ज्यादा कंट्रोल है एज कम्पेयर टू द अदर वन। बात करते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है कंफर्मेशन स्टेटमेंट? हर कंपनी को ना पीरियोडिकली कुछ कंफर्म करना पड़ता है, कुछ चीजें हमको कंफर्म करनी पड़ती है। जैसे कि कंपनी की डिटेल्स अपडेटेड है कि नहीं, कौन कौन सी चीजें हमने अपडेट करवाई है, रजिस्ट्रार जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमें कंफर्म करनी पड़ती है, इसे कहते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट। तो उसे हमें एनुअली फाइल किया जाता है। कंफर्म कर दिया कंपनी की डिटेल्स एक्यूरेट है, अपडेट हुई है शेयर्स कैपिटल और पीएससी की डिटेल्स अपडेट हुई, डायरेक्टर्स कौन है, उनमें कौन कौन के कुछ बदलाव आया कि नहीं, वो हमें कंफर्म करना पड़ता है एवरी ईयर। अगर हमने ये नहीं किया तो इट विल लीड्स टू पेनल्टी, तो हमारे ऊपर यानी कि कंपनी के ऊपर उसकी पेनल्टी लग सकती है। बात करते हैं कंपनी कॉन्स्टिट्यूशंस की। और अब ये जो है ना चैप्टर का हार्ड कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। दो चीजें, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। शॉर्ट में हमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कहते हैं उसको। ये कंपनी के ना इंटरनल रूल्स डिफाइन करती है कि कंपनी में क्या क्या रूल्स है, क्या पॉलिसी है कंपनी की, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स में लिखा होता है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंडीशंस अप्लाई होगी कंपनी के ऊपर या प्रमोटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें ना कंपनी के कोई रूल बुक की तरह है और उसके अंदर लिखा जाता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के रूल्स क्या है। ठीक है। नाउ लीगल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस हमने देख लिए, जो दो चीजें हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसीसीए एग्जाम थियरी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ना वो एक्ट करते हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी कंपनी एंड मेंबर्स के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके लिए एक्ट करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट अमंग दी मेंबर्स, तो एक दूसरे मेंबर्स के साथ अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन ये आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन आउटसाइडर्स, मतलब कोई थर्ड पार्टी है, ना तो वो डायरेक्टर है ना कंपनी का मेंबर है और कंपनी के साथ कुछ का रिलेशन नहीं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट या लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनफोर्स नहीं कर सकती। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी कंट्रोल है या स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाइंडिंग रहेगा कंपनी के ऊपर और मेंबर्स के ऊपर और इन बिटवीन मेंबर्स के ऊपर। लेकिन जो बाहर वाले हैं, जो क्रेडिटर्स है, लोन लेबर्स है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वो
इस कंपनी का जो डॉक्यूमेंट पढ़ के उस कंपनी को एक्ट करवाने नहीं रह सकते, यानी कि बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर। तो बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। मॉडल आर्टिकल्स के क्या 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 कंटेंट हो सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है जनरली, जैसे डायरेक्टर की पावर्स क्या है, मीटिंग के रूल्स क्या है, वोटिंग प्रोसीजर्स क्या है, शेयर ट्रांसफर का क्या कंट्रोल होगा, राइट्स क्या है, शेयर कैपिटल राइट्स क्या है, ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, डिविडेंड्स के कुछ रूल्स होंगे, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और उनके पावर्स, और मीटिंग्स और वोटिंग प्रोसीजर्स क्या होगी, वो सब चीजें ना इस मॉडल आर्टिकल्स में, यानी कि एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक मॉडल सैंपल, तो उसके अंदर ये सारी चीजें तो कंपलसरी इन्वॉल्व होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या हम कभी आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एटलीस्ट 75% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स जो है वो फेवर में आने चाहिए। यानी कि जो लोग आर्टिकल्स को चेंज करना चाहते हैं वो एटलीस्ट 75% से ज्यादा होने चाहिए और कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए, यानी कि गुड फेट या गुड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कभी भी इलीगल या ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, एंड कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट स्टैट्यूटरी लॉ। जो स्टैट्यूटरी लॉ है, प्रोविजन है कंपनीज के लिए, उनके विपरीत नहीं होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, बेनिफिट के लिए होना चाहिए एटलीस्ट 75%। जैसे 75% का जो क्राइटेरिया है उसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। नॉर्मल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं चलेगा इसमें, एटलीस्ट स्पेशल रिजोल्यूशन चलेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि मोर देन 75% वोटिंग जो है वो फेवर में होनी चाहिए आर्टिकल्स को चेंज करने के फेवर में। अगर 25% लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना तो चलेगा, एटलीस्ट 75% बोलने चाहिए कि हाँ इसमें हम चेंज करना चाहते हैं। बात करें कंट्रोल ओवर कंपनी नेम्स। कंपनी के नाम के ऊपर कोई कंट्रोल है? कंपनी का नाम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? चूज करते वक्त हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है क्या? यस, एग्जिस्टिंग नाम के जैसा कोई सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कि कैन नॉट बी आइडेंटिकल और टू सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग नेम्स। पुरानी कोई कंपनी है उसके जैसा सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। कुछ रिस्ट्रिक्टिव वर्ड्स के ऊपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, उसका अप्रूवल लेगा। अगर कुछ रिस्ट्रिक्टिव वर्ड है, गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे वर्ड यूज नहीं करने, तो वो हमें यूज नहीं करने। अगर करने हैं तो गवर्नमेंट का पास से आपको अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज भी कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है कुछ चेंज करने। अगर रजिस्ट्रार को ये जो नाम है अपना वो पसंद नहीं आया, या ऑलरेडी कोई कंपनी के नाम से जैसा सिमिलर नाम रखा है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कोई कंपनी का नाम, आपकी जिस कंपनी ने जो अपने नाम सिलेक्ट किया है वो किसी और कंपनी का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये एक्चुअली ना आइडेंटिटी का डिफरेंस है, आइडेंटिटी का वो चैलेंजेस हो सकता है। पासिंग ऑफ रिस्क, मिसलीडिंग नेम जो है, अगर आपने नेम सिमिलर हुआ तो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है ना वो क्लेम कर सकता है पासिंग ऑफ। इसका मतलब है कि पब्लिक जो है ना वो कंफ्यूज हो सकती है आइडेंटिटी से। लीगल एक्शन पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि आप जो नाम चाहते हो वो ऑलरेडी किसी कंपनी ने अपने नाम पे रजिस्टर किया हुआ है। आप सिमिलर नाम नहीं रख सकते कोई भी कंपनी का। तो जो पुरानी कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो आपके ऊपर क्लेम कर सकती है, लीगल एक्शन कर सकती है कि आपने हमारी आइडेंटिटी चुराई है। और सिविल लायबिलिटी हो सकती है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, कॉम्पेंसेशन भी अवार्ड हो सकता है, आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अगर आपने सेम नाम रखा किसी और कंपनी का। तो ना लास्टली कुछ कॉमन एग्जाम फोकस एरियाज पे हम बात कर लेते हैं। अब ये पूरा कंसेप्ट जो है ना, 20 पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं, पूरे 20 पॉइंट्स उसमें कवर हो गया पूरा फॉर्मेशन और कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। आपको कुछ कॉमन एज फोकस्ड एरिया जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसमें प्रोमोटर का सीक्रेट प्रॉफिट का सिनेरियो, फिर प्री इनकॉर्पोरेशन की लायबिलिटी की प्रॉब्लम्स, की प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है और प्रोमोटर्स क्या लायबल होंगे क्या नहीं होंगे, किस तरह से होगा, कौन लायबल होगा, अगर कंपनी अडॉप्ट करती है तो, नहीं अडॉप्ट करती तो कौन होगा, ये सारी सिचुएशन आपको समझनी चाहिए। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का डिस्प्यूट, अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो एटलीस्ट वो 75% का वोटिंग राइट चाहिए, उसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, वो रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी आपको। और पीएससी का आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन हो सकता है कि हु आर द पीएससीज, पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, यानी कि 25% से ज्यादा वोटिंग राइट्स वाले या 25 से ज्यादा शेयर्स अगर आपने होल्ड किए हैं तो यू आर द पीएससी। कौन कौन को है उनको आइडेंटिफाई करना कि ये पीएससी है कि नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द 70 बेस्ड ऑन 25% क्राइटेरिया।
और आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए 75% का स्पेशल रिजोल्यूशंस। इतनी चीजें जो है वो आपको परफेक्टली याद रखनी है और एग्जाम फोकस के लिए। इतनी चीजें कंप्लीट कर लो एंड यू विल गेट फुल फुल मार्क्स। तो फाइनली हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। फाइनली हम समरी देखते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया है। प्रोमोटर्स की जो फिजिबिलिटी ड्यूटीज है कि कंपनी के गुड फैक्ट में ऐड करना है। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंड करते हैं प्रोमोटर्स को, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी क्रिएट ही नहीं हुई उससे पहले के कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो प्रोमोटर ने किए होंगे, तो प्रोमोटर में भी लायबल अनलेस अदरवाइज कंपनी उसको अडॉप्ट करे। तो इनकॉर्पोरेशन क्रिएट का सेपरेट पर्सनालिटी। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी की एक नई पहचान मिलेगी, उसको नई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो मेमोरेंडम्स आर्टिकल्स है वो एक्चुअली स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं। रूल्स बुक होती है मेमोरेंडम्स आर्टिकल्स में, रूल बुक किताब लिखी हुई थी कि क्या क्या कंपनी रूल फॉलो करेगी, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कहाँ पे क्या होगा, कौन डेटर्स है, कौन लायबल रहेगा, वो सब कुछ चीजें वहाँ पे लिखी होती है। आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं, बट स्पेशली जो चाहिए 75% से ज्यादा का, और कंपनी के गुड फेथ में होना चाहिए, यानी कि कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। कोई भी इलीगल या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उसके लिए। कंपनी का जो नाम है वो रेगुलेट किया जाता है बाय लॉ, तो कंपनी का नाम रिस्ट्रिक्टिव नाम नहीं होना चाहिए, किसी और से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। और जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स है उसका लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट से, लॉ से। तो ये चीजें जो है ना वो पूरा आपको समझ में आना चाहिए। And this is what a final summary. If these explanations help you to understand formation and constitutions of a company, please revise these concepts with legal scenarios, with exam scenarios. Exam scenarios के साथ इसको compare करो, exam के question solve करो, and you will get exact clear knowledge कि क्या है actually। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे on based on these conditions or based on these topic. So thank you everyone for watching ACCA at Model Skills. Keep watching and keep mastering ACCA. Thank you so much.